हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका यस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 7th क्लास के एनसीईआरटी का अगला अध्याय जिसका नाम है जल। इससे पहले हमने 4th चैप्टर डिस्कशन कर चुके हैं और इसी कड़ी में अगला अध्याय इसको पढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है तो इसका नाम जल, लेकिन ये दरअसल है क्या है कि जल राशियों, जितने भी पृथ्वी पर जलमंडल हैं, जो भी जल राशियां हैं जहाँ जहाँ पर हैं उनका अध्ययन करना है और उसके साथ साथ महासागरीय धाराओं का अध्ययन करना है। अब मैं इस चैप्टर को, इस एनसीईआरटी को इतना महत्वपूर्ण इस चैप्टर को मान रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से इससे इतने सवाल पूछे गए महासागरीय धाराओं से कि मैं इस 7th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे तो कितनी एनसीईआरटी आपकी है, इतनी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको मैं बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। इससे मतलब ये ज्योग्राफी की ही नहीं, सारी एनसीईआरटी में कवर करवा दूंगा। अभी क्या है कि थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, कुछ मेरे साथ के जो है साथी जो है मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस का भी पेपर दिया है उन्होंने, तो उनकी सहायता के लिए भी मैं थोड़ा सा वक्त निकालता रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा उस पर समय ज़्यादा चला जाता है, इसलिए थोड़ा सा समय में जो है कम मेरे पास रहता है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो है चीज़ें आपको ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसके क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन यूपीएससी में कितने पूछे गए, इसके महत्व को आप तभी समझ सकते हो। इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ देखिए कराने के लिए नहीं लगाया हूँ, हालांकि मैं तो करा ही देता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे मेंस के क्वेश्चन कराने में अभी मेरे पास समय भी नहीं रहता है। अब क्या है कि जो है मैं यहाँ पर अगर यही सब करूँगा तो फिर मैं पढ़ाऊँगा कब। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेंस के क्वेश्चन पूछे गए, ये देखिए पीटी के क्वेश्चन पूछे गए, पीटी 2015, पीटी 2015, पीटी 2013, पीटी 2012। अब ये कहेंगे कि 2012-13 में प्रश्न आए थे, अब नहीं आ रहे हैं, तो आप अभी के भी प्रश्न देख लीजिए। अभी के मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कुछ चीज़ों को लिंक करके ही पढ़ना होता है। अब जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तब आप सब्जेक्टों को जब लिंक करोगे, ज्योग्राफी की अभी एनसीईआरटी आप 7th में हो तब इतने सवाल फंस रहे डायरेक्ट मैं बार बार देखता हूँ। सुबह भी देखा मैंने पीवाईक्यू, वैसे तो मैं अपनी तैयारी के दौरान तो देखता ही था और बीच में भी देखता हूँ। अभी भी मैं देखा, मैंने देखा, सुबह देखा, दोपहर में देखा, अभी शाम को जब मैं पढ़ाने से पहले अभी मैंने इसको देखा और इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कितने सवाल ये भर भर के पूछे गए। अगर आप इसके इंपॉर्टेंट को समझ लोगे तो आप समझ लीजिए कि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। आप इससे अगर मैं तैयारी इस तरह से करा दूंगा तो पक्का इन ग्रुप में से जो मेरी क्लास देख रहे हैं डेली, उनमें से पक्का कोई ना कोई एक जो है 2 4 5 पीटी मेंस क्वालिफाई करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। ठीक, तो लेकिन हाँ अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी के भी सवाल मैं जरूर करा रहा हूँ, इतने भर भर के सवाल करा रहा हूँ, तो इससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है क्योंकि इन्हीं से मैं देख रहा हूँ ना, पिछले 10-12 सालों से तो मैं कंटिन्यू देख ही रहा हूँ कि प्रश्न इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जहाँ से पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने यहाँ पर प्रश्नों को लगा रखा है, तो इसके महत्व को आप समझ लीजिए। एनसीईआरटी के महत्व को जिस दिन आप समझ लोगे ना, तो अब कई बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं, सीधे जो है विषय वस्तु पढ़ने लगते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ने लगते हैं। तो उन चीज़ों को टेक्स्ट बुक आप पढ़िए, बिल्कुल उसके लिए मना नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी जो बेसिक चीज़ें उनको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश को भी नेगलेक्ट मत करिए कि हिंदी माध्यम के हैं तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल सब चीज़ हमको हिंदी में दीजिए। हालांकि यहाँ पर हिंदी माध्यम के बच्चों को तो थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दिया जा रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश से बिल्कुल भट जाएंगे। इंग्लिश को भी पढ़िए, इंग्लिश को भी जानिए, क्योंकि एक कंपलसरी पेपर भी है, उसको भी हमें कंप्लीट करना, उसको भी हमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश जो है छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मतलब कि हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ है। तो इसको भी तैयारी को इग्नोर मत करिए। साथ में तैयारी करने के दौरान आप छोटे छोटे शब्दावलियों को आप ऐसे पढ़ते रहोगे ना, जैसे जल है तो इसको वाटर, ये तो खैर बच्चों वाली बात हो गई, लेकिन दिक्कत ये है कि आप छोटे छोटे शब्द जो हिंदी में हैं उनको इंग्लिश में भी समझने के प्रयास करिए। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक, तो बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको जो है आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक शब्द अभी आप पढ़ोगे, पोताश्रय लिखा हुआ है। पोताश्रय का मतलब बंदरगाह होता है, इसको हम पोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये शब्द अब पोताश्रय कहीं लिख दिया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए हमको ये चीज़ों को जो है इंग्लिश, अब मान लो वहाँ पोताश्रय लिखा हुआ है, यूपीएससी ऐसे शब्द उठा के रख देता है, अब वहाँ पर आपने अगर पोर्ट नहीं आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, जबकि आता हुआ प्रश्न है। ठीक, तो इसलिए इस एनसीईआरटी को हम चला रहे हैं और इसीलिए हमने इसका नाम बुनियाद रखा है। आपकी बुनियाद जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जो हमको कंप्लीट कराना है। ठीक, न्यूज़ जो है उसको मजबूत करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको
जल चक्र दिया हुआ है, जल चैप्टर का नाम है जल चक्र। जल चक्र को समझने के लिए आपको सबसे पहले, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम 3 चीज़ों को समझेंगे। जलमंडल, ये आपका जो है जलमंडल है, ठीक। ये आपका स्थल मंडल है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये आपका वायुमंडल है, ठीक। इन तीनों जहां पर मिलते हैं ये तीनों, तो उनको हम क्या कह देते हैं? जैव मंडल या सजीव मंडल, ठीक। अब हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस चीज से मतलब कि जल मंडल किसको कहते हैं? जहां जहां जल राशियां मिलेंगी उस सबको मिला लोगे तो हम क्या कहेंगे? जल मंडल है। जब तीनों एक जगह होते ना, वहीं पर मनुष्य रह सकता है। अकेले यहाँ पर अगर उपलब्धता है तो यहाँ पर पूरी तरह से नहीं रह सकता जीव, ठीक है। तो इसलिए जो है हमको ये तीनों चीजें, अगर जल है, पानी नहीं, वायु नहीं है, तो मछली भी नहीं रह पाएंगी। वाटर नहीं है, वाटर के साथ साथ वायु भी तो जरूरी है। वायु है, स्थल नहीं है, तो ये कोई अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें जरूरी है, ठीक है। थोड़ा अपवाद पे मत जाइएगा कि ऐसे बहुत से जीवाणु जो वायु पे तैरते रहते हैं, स्थल मंडल नहीं भी होगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जल कहाँ से लाओगे? जल नहीं होगा तो वाष्पन नहीं होगा, वाष्पन नहीं होगा तो उनको जल नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना जल के रह पाए। अपवाद में मत जाना आप, ठीक। अपवाद मैंने पहले भी बताया कि अपवादों से बचना। इस तैयारी में आपको जो है ऐसे चलना है कि जो चीज़ें आपको पता है यहाँ पर यूपीएससी है, हमको यहाँ पहुँचना है, तो अब हमको भटकना नहीं है। अब अपवाद में आप चले गए, बहुत सारे, अब इससे पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अपवाद होंगे। अब उन अपवाद में आप घुस जाओगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे। अपवाद को हटा दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने जो है कई बच्चों को, जो कई बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे जूनियर थे, तो उनको मैं बताता था वहाँ पे। तो वो क्या होता था, ज्ञान लेने के चक्कर में रह जाते थे, ठीक है। तो चलिए वहाँ पर थलशाला के बारे में, यहाँ पर क्या है कि एक थलशाला के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एसी को बता देता हूँ कि जो है जल मंडल है। जल में क्या है? नदियाँ, समुद्र, जल राशियाँ, तालाब, झील। इससे क्या होता है कि जल वाष्पित होता है। इसको इंग्लिश में इवेपोरेशन, यहाँ पर वाष्पन बोल लिख देते हैं इसको, ठीक। वाष्पित होता है, ठीक। फिर क्या होगा? जल जो है वाष्पित होगा ऐसे, मान लो ये, ठीक है। जल ऐसे ऐसे वाष्पित हुआ, फिर यहाँ पर जैसे गया, ठीक है, संवहन तरंग के रूप में जाता है। क्या होता है कि जल, अब एक वायु के बारे में बता देता हूँ पहले। वायु जो होती है वो अगर चल नहीं रही है, सिर्फ वायु यहाँ पर ऐसे स्थिर है, तो इसको हम वायु बोलेंगे, ठीक। अगर ये क्षैतिज दिशा में चलने लगी तो इसको हम क्या कहेंगे? पवन। अब वायु अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने लगी तो इसको हम तरंग बोलते हैं, संवहन तरंग भी बोल देंगे इसको, ठीक। तरंग, संवहन तरंग, ठीक। तो कुल मिलाकर बात यही है। तो इवेपोरेशन क्या हुआ? जल क्या हुआ? वाष्पित हुआ, इवेपोरेट हुआ, ठीक। इवेपोरेट जल क्या होगा? संवहन तरंग के रूप में वायु के द्वारा ऊपर धीरे धीरे जाएगा। आपको पता ही होगा नीचे का लो प्रेशर है, ऊपर क्या होगा? हाई प्रेशर है। और यहाँ पर क्या होगा? तापमान कुछ किलोमीटर में जाने के बाद इतना कम हो जाता है कि जो जल है वो क्या हो जाएगा? संघनित होने लगेगा, ठीक। ये सब मैं पहले पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। तो क्या होगा? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो जल क्या होगा? वाष्पित होगा, वाष्पित होने के साथ साथ संघनित होगा। संघनित होने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या होगा? नीचे की ओर जो बादल होते हैं, इतना ज़्यादा उनमें जल आ जाता है कि वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो अपने वजन को मतलब कि रोक नहीं पाएंगे। वो तुरंत जो है नीचे बारिश के रूप में बहने लगते हैं। तो इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, इसको वर्षण बोलते हैं या वृष्टि बोलते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन आपका संवहन तरंग हो गया, संघनन हो गया, सॉरी, संवहन नहीं, संघनन, ठीक। ऐसे स्लिप हो जाती है यार पढ़ाते पढ़ाते। और वहाँ क्या होता है? एक तरीके से धारा होती है जो, अब आपके ये जो वर्षा हुई पहाड़ों से जो जलधारा नीचे आ रही है, तो इसको हम वाह बोले, रन ऑफ हो गया, ठीक। तो आपको पता ही होगा कि जल जो है अपने आप नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो इसको हम वाह बोलते हैं। थलशाला क्या होगी? थलशाला जो है, हमने इसको एक कक्षा में, मतलब कि 7th क्लास में ही बना हुआ था कि आपने एक जो है एक जार लिया, ठीक, उस पर मिट्टी डाल दी, आपने यहाँ तक मिट्टी भर दी, ठीक। इसका जो है, इसको जो है मतलब धरती को बता रहे थे किस तरीके से। तब क्या हुआ? मिट्टी डाल दी, इस पे आपने एक पेड़ लगा दिया, छोटा सा पौधा लगा दिया, ठीक। अब क्या होगा कि इसमें आपने थोड़ा सा जल डाला। अब जल जो है, ये जो पौधा लगा हुआ जल अपने आप अवशोषित करेगा, आपने इसको बंद कर दिया। अब क्या होगा? सूर्य की किरण या किसी तरीके से इसके अंदर जा रही है, तो ये क्या होगा? अंदर से जो जल इसमें गया है, तो जो पौधे में जो जल है, ये पौधा में जल ना डालो, ऐसे जल को आपने लगा दिया, तो उसके अंदर जो पत्तियों में जो जल होगा, जो नीचे से पत्तियों में जो जल आया है, वो क्या होगा? वाष्पित होगा। वाष्पित होगा क्या? ये डिब्बे में
चिपक जाएगा। जब धूप यहाँ पर नहीं होगी, इस डिब्बे को अंदर रख दिया अपने घर के अंदर, तो क्या होगा कि हल्का सा उसमें ठंडापन आएगा। ठंडापन होगा तो ये जो जल की बूंदें यहाँ पर चिपक गई थी इस जार पर, वो क्या होगा, संघनित हो जाएंगी, तो छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाएंगी। इसलिए इसको यहाँ संघनन को समझाने का प्रयास किया गया। ठीक, तब ये आप ये समझ लिए। अब आप देखिए यहाँ पे अभी ये क्षेत्र जल राशियों के बारे में कि जल जल कहाँ है। ठीक है, तो पहले तो मैं जब इसको समझाऊंगा अच्छे से, जब अलग सेशन लेकर के, तो आपको मैप भी बताऊंगा कैसे। ये जैसे आपको मैप पढ़ना है तो आप ऊपर चलो, उत्तरी अमेरिका, यहाँ से आप उठाओगे मैक्सिको, फिर आपको जो है अमेरिका, फिर कनाडा, तो ऐसे चलोगे कनाडा, फिर ऐसे 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 घूमते हुए हम तट को देखते हुए ऐसे ऐसे मिसिसिपी नदी, कैरेबियन, अब कैरेबियन देशों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अमेजन नदी। तो ऐसे हमको टोटल ऐसे नॉर्मल, अभी क्या है कि नॉर्मल हमें जानना है, तो हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, एक तो क्लास लंबी हो जाएगी और ज़्यादा हमें जानना भी नहीं। समान अध्ययन जानो, क्वेश्चन करो, निकलो। ठीक, अब ये क्या है, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक, ये कैरेबियन सागर है। ठीक, ये आपकी मिसिसिपी नदी है, फिर विनपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, साल्ट लेक सिटी। ठीक, फिर ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट स्लेव झील। अब देखिए ये नॉर्मल एक तो प्रश्न है कि कहाँ कहाँ जल है, तो ये झीलों के पास भी बता दिया आपको, फिर यहाँ पर बता दिए इन पे विनपेग, सुपीरियर और ह्यूरॉन। ठीक है, अब देखिए अगर मैं मैप अलग से, मैं मैपिंग की क्लास जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पेपर से पहले पढ़ा दूंगा, तो ये मैपिंग के बारे में जब पढ़ा दूंगा तो ये सब बता दूंगा कैसे कैसे। अब आप यहाँ से चलते चलते चलोगे, आपको सारी जानकारी मिलती चली जाएगी इससे। ठीक है, बेरिंग सी से होते हुए ऐसे ऐसे नीचे आओगे तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं, तटीय क्षेत्र हैं, जो महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र, उनके सबके बारे में बता दूंगा। फिर एंडीज पर्वत है, ठीक है, रॉकी पर्वत है, वो सब चीज़ें बताते चलाऊंगा। ठीक है, तो ये कैरेबियन सागर, फिर आपकी अमेजन नदी हो गई, ये सबसे बड़ी नदी है, आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर आपका जो आ गया अफ्रीका, यहाँ पर नाइजर नदी हो गई, विक्टोरिया झील हो गई, कांगो झील हो गई, ऑरेंज नदी हो गई। अब जैसे विक्टोरिया झील है, इसके आसपास के क्षेत्र, अब कैसे इसको पढ़ना है, यूपीएससी में प्रश्न पूछे, विक्टोरिया झील चर्चा में रहेगा तभी पूछेगा, ऐसे नहीं कि कभी कुछ भी उठा के पूछ लेगा। अब चर्चा में है, आपने इसको पढ़ा, अब आस पास के जो देश हैं उनके बारे में जान लिया, तुरंत यूपीएससी इससे प्रश्न बनाएगा, आप कर लोगे। तो ज़्यादा उसके लिए ट्रिक भी बना दूंगा, आप खुद भी बना सकते हो ट्रिक, कोई ट्रिक बना लो। ठीक है, अब ये लाल सागर का क्षेत्र है। ठीक, नील नदी है, नील नदी पहले वाइट रिवर बनती है, फिर उसके बाद ब्लू रिवर मिल करके नील नदी का निर्माण होता है, फिर आके डेन्यूब नदी होती है, फिर काला सागर, कैस्पियन सागर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, हांगही नदी, पूर्वी चीन सागर। ये जलराशियों के बारे में केवल चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर दक्षिण चीन सागर, ठीक, डार्लिंग नदी और कोरल सागर ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक, अब देखो आपको जानना कैसे, ये बड़े बड़े जल राशि हो गए, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया, दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो गया, ये क्या हो गया, हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, इधर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक, फिर आर्कटिक सागर हो गया। ठीक, फिर ये दक्षिणी महासागर, ये सागर हो गया, खैर ये महासागर। तो ऐसे जो है आपको ये जानने को मिल गया। ठीक, अब मैं स्पेशल जब सेशन लाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा, कहाँ कहाँ के ये मैपिंग जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, बाकी महासागरीय धारा अभी मैं थोड़ा बता दूंगा, आगे चल के और पढ़ोगे तो इसके बारे में। तो ये नॉर्मल एक जानकारी है कि कहाँ क्या 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 है, कैसे कैसे, ये एक तरीके से समरी है, मतलब कि ये भूमिका है एनसीईआरटी, और आगे ये मतलब 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास वाली है। जैसे आप 12th तक आओगे ना, तो ये समरी जो भूमिका है, ये प्रस्तावना जो है, ये विषय वस्तु में तब्दील हो जाएगी। ये चीज़ें आप बड़े रूप में देखोगे। अब बाकी फ्यू मिनट सीरीज में ला ही रहा हूँ, फ्यू मिनट में आपको ये सब कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो आप स्पेशल बोल देना कि मैपिंग की क्लास लेकर के आइए, तो 5-6-7 दिन में मैं मैपिंग कंप्लीट करा दूंगा बेसिक। अब क्या हो रहा है कि जल का वितरण कहाँ कहाँ है। ठीक, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ा। आपको भी पता हो कि जब जल इतना है तो जल की कमी क्यों होती है। आपको भी अचंभा होगा ना कि जल जब इतना है, इतना परसेंटेज है, लगभग 75 से 80% जल है, 3/4 जल विद्यमान है, उसके बाद भी हम जो है कहीं पर सूखा जैसी सिचुएशन को देखते हैं, तो उसका कारण ये है कि ये जो जल मौजूद है उसमें क्या होता है, वो लवड़ी जल है। अब लवड़ी जल आपको नहीं पता होगा, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, नमकीन पानी होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, नमक की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी उसको हम लवड़ी बोल देंगे या लवड़ बोल देंगे। नमक को ही लवड़ बोलते हैं। तो नमकीन पानी होगा तो उसको लवड़ी जल, और नमकीन की मात्रा अगर कम होगी तो उसको हम अलवड़ी जल। तो इसको क्या कहते हैं कि
नमकीन, इसको डायरेक्ट नमकीन जल का लवड़ी जल से डायरेक्ट संबंध होता है, डायरेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे नमकीन पानी होगा जल कैसा होगा, लवड़ी जल होगा। ठीक है, जैसे जैसे नमकीन की मात्रा कम होगी लवड़ी जल अलवड़ी जल बन जाएगा, मतलब लवण की मात्रा कम होती चली जाएगी। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि डायरेक्ट इसको समझाना था इसे, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया कि ये प्रश्न मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, मतलब इस यहाँ पर जो ये मैंने ये लगा रखा है ये ग्राफ कि क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है, निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का विस्तार। अब मैंने कहीं पर इसको या तो टेस्ट सीरीज में कहीं किया है या यूपीएससी के किसी पीवाईक्यू में कहीं किया मैंने, हालांकि देखा है तो पीवाईक्यू में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मुझसे छूट गया हो। मैंने इसको कहीं किया है, सॉल्व भी किया है इसको, कि महासागर, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल, झीलों का लवण जल, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, वायुमंडल, नदियां, कहाँ पर कितना कितना परसेंटेज जल है। अब देखिए यहाँ पर महासागर में 97.3 97.3% बर्फ है। फिर उसके बाद उसके बाद अब देखिए ये वाला हटा दिया था उन्होंने, महासागर को हटा दिया था। इसके बाद शायद 2024 वाले प्रश्न में मैंने देखा है, इसको कंफर्म याद नहीं है लेकिन मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने उसको कहीं देखा है, इस प्रश्न को देखा है, या तो मैंने टेस्ट सीरीज में कहीं देखा है या तो कहीं आसपास देखा। ठीक है, अब इसके बाद बर्फ छत्रक जो होते हैं आपके, बर्फ हिमनद जो होते हैं उन पे कितना जल मतलब कितना परसेंट है, तो इसमें पूछा गया था कि शुद्ध जल राशियां कहाँ कहाँ पर कितने परसेंट सबसे ज्यादा है, तो एक सीक्वेंस रख दिया था ऐसे, मतलब कि घटते बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में, इससे अवरोही क्रम में इनको याद कर लेना है। तो फिर उसके बाद जल छत्रक में है, फिर उसके बाद भूमिगत जल में है, भूमिगत जल के बाद झीलों का अलवण जल, अलवण का मतलब मैंने बता दिया ना, पीने वाला या मीठा पानी। ठीक, यहाँ पर होगा। फिर समुद्र, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों में कितना है 0.009। फिर वायुमंडल में कितना है 0.001। फिर नदियों में कितना है 0.0001। इसके बाद जो है भूमिगत जल, तो ये आपका दिया ही है। तो ये सीक्वेंस पूछा गया था कि किसमें क्या है, मैं अगर वो क्वेश्चन में अभी देखूंगा तो मैं जरूर इसके कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके यहाँ पर बताता हूँ कि जो लवणता होती है, जैसे महासागरीय लवणता आप जब पढ़ोगे ना तो उसको जो है किस में नापा जाता है 1000 ग्राम जल में। अब जैसे ये जल है, ठीक है, इसको ये जल है, ठीक। अब इसको क्या है महासागरीय लवणता आपको नापनी, तो 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम जल को यहाँ ले लो, यहाँ पर ले लिया आपने, इसका वजन किया यहाँ पर, इसको जो है आपने उस पर तराजू पर रख दिया और इसको नापा, तो इसमें क्या होगा कि 1000 ग्राम जल, ठीक। अब 1000 ग्राम में मौजूद, अब उसको वाष्पित कर दिया, पानी सारा निकल गया, इसमें जो नमक बचा, ठीक है, उस नमक में कितने % नमक है, तो 35 भाग अगर नमक है, 35, 36, कहीं पर 36 होती, कभी पर 34 होता है, ठीक है। तो इसको कह देंगे प्रति 1000 ग्राम में लवणता को मापा जाता है, ये मतलब है। अगर समुद्री जल को आप उठा लोगे इसे तो वो 35, 36, 37 के आसपास ही उसकी लवणता बताएगा। कुल मिलाकर मतलब 1000 ग्राम जल है समुद्री जल, उसमें 35 ग्राम नमक है, ठीक। कुल मिलाकर बात ये है। तो आपको समझ में आएगा कि मतलब कि 35 इसको भार जो है प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है। तो लवणता 1000 ग्राम में जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है, ठीक। फिर इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव मतलब तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन होती है, डेंसिटी नमक की अधिक होती है। 340 ग्राम मतलब 1000 ग्राम पानी में 340 ग्राम जल होता है। अभी इतना मतलब वो होता है कि आप इसमें टहल सकते हो, दौड़ सकते हो, चल सकते हो, जबकि यहाँ पर मैंने इसको लगा रखा है, ठीक है। अब मृत सागर से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो पर्यावरण से कनेक्ट करके, वो 2018 में पूछा गया था, 17-18 में, तो वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ खैर नहीं लगाया। लेकिन अब देखिए ये व्यक्ति आराम से यहाँ पर लेट करके संवाद भी कर रहा है और कोई नॉवेल या पुस्तक वगैरह पढ़ रहा है। देखिए लेटा हुआ आराम से, तो ये क्या है, डेड सी है, ठीक। अब ये कहाँ पर है, तो इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर चित्र लगा रखा है। फिर इसके साथ साथ ये चीज़ें मैंने बता दी आपको, यहाँ पर मैंने बता ही दिया, सारा कुछ छूटा नहीं है। तो ये ऐसे ही देखिए सामान्य जानकारी हमको पढ़ना है। अगर मैं कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा ज़्यादा वैसे बताऊँगा तो फिर उससे दिक्कत होगी आपको। यहाँ पर मैंने देखिए ये, अब आप कहोगे कि इसको क्यों लगा दिए, ये तो वायदा पेटियों के बारे में, हेडली
और फेरल, पोलर, इसको छोड़ दो, इसको हटाओ। यहाँ पर कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए कहाँ पर लवणता ज़्यादा होती है कॉन्सेप्ट के आधार पे। अब क्या होता है कि लवणता जहाँ जहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कहाँ कम होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी लवणता हमने बता दिया ना, लवणता क्या होती है, नमकीन पानी को ही लवणता बोलते हैं। नमकीन पानी जो होगा उसी को हम लवणी पानी बोलेंगे, लवण की मात्रा बोलेंगे। लवण माने नमक होता है, ठीक, इसको लवणी जल कहेंगे, ठीक। अब क्या होता है कि इक्वेटर के पास तापमान बहुत हो जाता है। अब आपको पता होगा कि लवणी जल का वाष्पन से सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे आपका वाष्पन होगा तो क्या होगा, लवण की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वाष्पन को लिख देता हूं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि वाष्पन तो हो रहा है, यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर बहुत अधिक है, टेम्परेचर अधिक है, वाष्पन भी हो रहा है। लेकिन वाष्पन के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, संवहन तरंग के रूप में जल वाष्पन हुआ और यही जल यहाँ पर बरस गया। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि यहाँ का जल स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। जल स्तर बढ़ गया तो सीधी सी बात है कि प्रति 1000 ग्राम में, मान लो प्रति 1000 ग्राम आप पानी यहाँ से लोगे तो यहाँ पर 35 की बजाय 34 या 33 ग्राम नमक निकलेगा, क्योंकि जल स्तर बढ़ गया ना। अब आप ही का है, जैसे कि मैं जैसे एक चम्मच जो है नमक 1 गिलास पानी में डालूं, ठीक, तो आपने कहा यार नमकीन पानी लग रहा है। अब मैंने ये कहा एक जग ले लिया, अब एक जग ले लिया, अब मैंने कहा 1 चम्मच डाल दो तो आपको कम नमकीन लगेगा। तो इसमें कम, इस जल स्तर में, इसमें जग में जो जल होगा उससे आपने थोड़ा सा पानी निकाला तो आप देखोगे कि इसमें जो है नमक कम लग रहा है, इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, नमक की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर नमक की डेंसिटी कम हो जाएगी। और वाटर की वैल्यूम यहाँ पर ज़्यादा होगी, वहाँ वाटर की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ कुल मिला के बात है। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की ओर जाओगे तो संवहन तरंग के रूप में जो जल होता है वो संवहन तरंग के रूप में जलवाष्प ऊपर जाती है और खूब बारिश होती है, तो ये संवहन वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर जल स्तर बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ की डेंसिटी क्या होती है, लवणता जो है कम होती है, ठीक। फिर ध्रुवों पर क्या होता है, मैं इधर भी, आप कहोगे इधर क्यों नहीं समझा रहा, पहले इधर समझ लो। ध्रुवों पर क्या होता है कि जो बर्फ है वो बर्फ पिघलती रहती है, तो जब पिघलती रहती है तो वहाँ का भी जल स्तर ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर नमकीन कम हो जाता है पानी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये 60 डिग्री जो अक्षांश है, रेखा है, यहाँ पर क्या होता है कि जो इधर से वाष्पन आ रहा है, इधर से जो ठंडी और गर्म, इधर से ठंडी जलधारा वायु राशि आ रही, इधर से गर्म वायु राशि आ रही, जब आपस में मिलती है तो कुछ वाष्पित जल भी तो होता होगा इसमें, तो आपस में मिलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, तड़ित जमजावत या मतलब फ्रंट, मतलब कि वैसी बारिश होगी, ठीक है, मतलब चक्रवाती बारिश होगी, ठीक तरीके से दोनों मिल करके चक्रवाती बारिश का रूप ले लेंगे, ठीक। तो इस तरह से जो है मतलब कि यहाँ पर फ्रंट बनेगा इस तरह से, तो यहाँ पर बारिश होगी तो इसलिए यहाँ का भी क्या हो जाएगा, उसकी मात्रा, लवण की मात्रा यहाँ पर भी कम होगी, ठीक। यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर तापमान तो ज़्यादा है लेकिन वाष्पन नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऊपर से धाराएं जो है वायु राशियाँ नीचे की ओर आ रही हैं, तो ये ऊपर नहीं जा पाती, इसलिए ये वाष्पन यहाँ से यहाँ चला जाता है और यहाँ से ये दोनों टकराएंगे तो यहाँ पर भी बारिश होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का जल स्तर जो है, कोई शब्दावली अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत बोलता हूँ तो उसके लिए मैं कमेंट में डाल दूंगा, उस चीज़ को आप इग्नोर मत करिए, ठीक है। कुछ चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते माइंड में नहीं आती, ठीक। अब यहाँ पर ये देखो, ये दिया हुआ है कि आपको समझने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इसलिए पढ़ देता हूँ क्योंकि ये मात्रा अगर आप याद कर लोगे, याद नहीं करना है, केवल समझ लेना है कि ये क्या होगा कि मान लो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ नहीं याद आ रहा तो ये आपको याद आ गया, तो हो सकता है एक सवाल आप सही कराओ। इसलिए 2 लीटर जल लें, मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, बर्तन में 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें, बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणी जल को दर्शाता है, ठीक। आपको पता है 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें, बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणी जल को दर्शाता है, जो महासागर समुद्र में पाया जाता है, ठीक। यही चीज, यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणी जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल, मतलब कि शुद्ध पानी, पीने वाला पानी की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया, आप स्वयं जल की कितनी मात्रा को उपभोग कर सकते हैं उसके बारे में बताएं, ठीक है। तो ये जो है बर्फ 9 चम्मच है, ये यहाँ पर है, इससे ज़्यादा वितरण है कि ये जो 12 चम्मच है इसको कैसे कैसे वितरण किया। 2 चम्मच भौम जल है, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सिर्फ आपको यह याद है, सबसे ज़्यादा बर्फ छत्रक में होगा, ठीक है। तो पहले ये हो जाएगा, पहले नंबर पर ये, ठीक। दूसरे नंबर पर क्या होगा, भूमि जल, भूमिगत जल दूसरे नंबर पर, ठीक। फिर तीसरे नंबर पर क्या होगा, अलवण झीलें, ठीक। फिर ठीक तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा,
तीसरे नंबर पर। फिर उसके एक बूंद नदी, नदियों का जो है कम होगा। कई लोग होंगे नदियों में तो बहुत पानी पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना कि सबसे ज्यादा बर्फ छत्रक में, दूसरे में फिर भूमिगत जल, फिर तीसरे में झीलें, अलवड़ झीलें जितनी हैं, तालाब वगैरह सब मिला लेंगे, फिर उसके बाद एक बूंद नदी वगैरह होगी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी, इससे आपका यूपीएससी में कोई प्रश्न घुमा फिरा के आता है तो ये आपको याद होगा कि हाँ यार बर्फ छत्रक में ज्यादा पाई जाती है, इस तरह से। ये नहीं कि चम्मच रटो ये चीजें, ठीक है, ये सब चीजें बाद की बातें। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर आप देखिए महासागरीय परिसंचरण क्या होता है, ये मैं पहले पढ़ देता हूँ। ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रतिफलित, मतलब कुल मिला के ये सब क्यों मनाया जाता है, ये जल संरक्षण को बताना। अब जैसे जल संरक्षण आप भी करिए, अब जैसे कि जो है SDG 6 क्लीन वाटर को बताता है कि पीने के लिए शुद्ध पानी मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप जो है जल जो है आप गंदा करते रहोगे, बहाते रहोगे, तो जो बाहर का पानी है जो नदियों में जाएगा, नदियों में भी अब देखिए तालाबों में जाएगा, उसमें भी यूट्रोफिकेशन हो रहा है, फिर उसका निच्छालन होगा, उसमें भी कुछ पानी। तो इसलिए ज़्यादा पानी, मतलब कम पानी को उपभोग करिए, मतलब जितना आपको ज़रूरत है आप आगे के लिए बना के। फिर इसके बाद जो है SDG जो है 16 है, इसमें क्या है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर के बारे में बताया गया है। अब जल के नीचे जो मतलब कि जीव जंतु रहते हैं उनकी भी रक्षा करनी है। अब आप जल लेते रहोगे तो उसके अंदर जो जीव है वहां पर भी क्या होगा कि जल स्तर कम होगा, और जल स्तर कम होगा तो वो जीव भी चले जाएंगे। अगर जल स्तर कम भी नहीं होता, मान लो समुद्र में कम नहीं होता है, लेकिन समुद्र में माइक्रोबीट्स जा रहे हैं, गंदगी तो कर रहे हो, वो तो नदियों की तरह जा रही है, उससे तो वो जो जीव है उनको तो खतरा हो सकता है। प्लास्टिक जा रहा है, माइक्रोबीट्स जा रही हैं, ठीक है। तो आप जो साबुन, टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं, इस सब का प्रभाव उस पर माइक्रोबीट्स के रूप में समुद्र तल पर मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है। पर्यावरण पे यही सब शब्दावलियों को यूज करके एक क्वेश्चन आराम से लिखा जा सकता है। अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ, समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन आपको मैंने बताया था, पुलिन किसी को अगर पता हो तो कमेंट करके बताएं मुझे पुलिन, क्योंकि पुलिन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। बता दूं? नहीं बताऊंगा, लेकिन नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करता है, ये तो खैर ठीक। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। आपको पता है कि जैसे तालाब है तो वहां पर कोई तरंग नहीं चलेगी। अब आप ईंट फेंक दोगे तो तरंग का अनुभूति हो जाएगी आपको, ठीक है। तो बचपन में आपने जिसने फेंकी हो ईंट तालाब पर तो मुझे कमेंट करिए। मैंने तो खूब फेंकी, मैं तालाब के किनारे ही रहता था तो तालाब पर खूब ईंट फेंकता था। कभी कभी हमारा मैच खेलते वक्त, क्रिकेट खेलते वक्त बॉल भी चली जाती थी तो उसके लिए भी तालाब को देखने के लिए जाता था। फिर तालाब में तरंग के द्वारा, जैसे यहाँ पर क्या, जैसे ये तालाब है, अब इससे मैं समझा देता हूँ तरंग को। अब ये तालाब है, इस पे बॉल जो है मैंने खेला, मतलब हम लोग दोस्त वगैरह खेलते थे तो तालाब चली गई यहाँ पर गेंद। अब क्या होता था कि गेंद यहाँ पे बीच में, अब साइड में हो तो थोड़ा बहुत जा करके आप निकाल सकते हो, ये डंडे से निकाल सकते हो किसी तरीके। अब बीच में पहुंच गया, अब हमको निकालना तो हम क्या करते थे, ईंट को ऐसे उठाते थे यहाँ से और ऐसे मारते थे कि यहाँ गिरे, तो इसकी तरंग इसको यहाँ खींचती थी। तरंग जो छोटी छोटी तरंगे बनती थी इसको तट की तरफ लाती थी। और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे करते थे कि यहाँ फेंक देते थे इस जगह पे तो उधर भी जा सकती थी, तो तरंगों उधर हम किनारे लाने की कोशिश करते थे। कभी कभी आ भी जाती थी, कभी कभी नहीं आती थी, कभी कभी हम छोड़ देते थे तो धीरे धीरे तरंग अपने आप भी हवाओं के द्वारा, जो छोटी मोटी हवाएं चलती थी गाँव में, तो उससे क्या होता था कि तालाब से किनारे आ जाती थी, तो यहाँ पर भी गेंद आ जाती थी तो निकाल लेते थे। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो तरंग फिर क्या होता है कि जो शांत नदियों, तालाब, झील में शांत जल रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं कि तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। एक महासागरीय धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़ लीजिए बस कायदे से, ठीक है। इसके लिए मैं अलग सेशन, कमेंट करोगे तो लेकर के आऊंगा, वैसे भी लेकर के आऊंगा लेकिन कमेंट कर दोगे जल्दी ले आऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद तरंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ज्वार भाटा, अब देखिए ये सब में ज्वार भाटा जैसे है तो इसको मैं कॉन्सेप्ट फ्यू मिनट्स में ले आऊंगा। महासागरीय धाराएं स्पेशल सेशन लेके या कॉन्सेप्ट में इसको भी समझा दूंगा अच्छे से। तरंगे हैं, इसको बारे में तो खैर ज़्यादा जरूरत नहीं है, जितना हमने पढ़ा दिया पहले कक्षाओं में उनके हिसाब से तरंगों के बारे में पता चल जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तरंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बताया गया तो इसलिए तरंगे यहाँ भी। अब क्या है, तरंग क्या है? तरंग तट पर गेंद खेलते समय जब आपने, वही मैंने बताया क्यों, तो क्या है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद पर तट पर वापस लौट आती है जब सारा। अब यही चीज है, यहाँ तक का कोई महत्व तो नहीं, जो मैंने कहानी बताई वो अपनी कहानी बता दी, आगे लिखा भी था। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जैसे क्या है, ये मान लो
ये समुद्र है, ठीक है, ये तट है, ठीक है, तट है, यहाँ हम रहते हैं। अब ये क्या है, समुद्र है, ठीक। अब क्या है कि ये समुद्र है। अब क्या है कि तरंगे जो है, कोई तालाब तो है नहीं कि तरंग नहीं उठेगी, वो तालाब अपवाद को छोड़ देना। आपका होगी नहीं वहां पर भी तरंग उठती है, तो वो सब छोटी सी चीजें उनको हटा दो, ठीक। अब क्या होता है, ये जो धाराएं हैं, क्या होता है कि ये एक बार तट की तरफ जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर तट की तरफ जाएंगे, फिर पीछे आएंगे। तो जो तट को छूती हैं तो उनका क्या कहते हैं, ज्वार। जो पीछे की तट निम्न यहाँ पर आने चाहिए नीचे, तो ये क्या होती है, भाटा, तो इनको ज्वार भाटा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, अब जैसे समुद्र है, मैंने वही बताया ना कि चलती हुई वायु को ही क्या कह देते हैं, पवन कह देते हैं। अब मान लो ये समुद्र है, ठीक। अब यहाँ से हवा चल रही है, इसे, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये क्या होगी, हवाएं जब मतलब पवन चल रही है, पवन जब तेज गति से होगी तो यहाँ की तरंगों को भी ऐसे लेती हुई जाएगी, तो ये राशियां भी चलती रहती है। यही चीज की मेन कॉन्सेप्ट ही है यही, ठीक है। तो ये जो है हवाएं ऐसे चल रही हैं, तो आप देखते हो इक्वेटर में हवाएं कैसे चलती हैं, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो हम जो ये तरंगे भी पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया प्रतिबलित, ये मतलब कि प्रति विपरीत, मतलब विपरीत दिशा में चलने वाली। तो दो धारा, जैसे कि ये जो है यहाँ पर ये इक्वेटर है, ठीक है। तो नॉर्थ एक धारा ये व्यापारिक पवन कैसे चलती है, ठीक, और एक ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, साउथ से मतलब नीचे से उठती हुई ऐसे चलती है। तो ये आपकी कुल मिलाकर की हवाएं जो क्या होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो धाराएं भी क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे चलती है, यहाँ भी पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये धाराएं ऐसे फिर दोनों मिलेंगी, ये धाराएं यहाँ पे, और क्या हो जाएंगी, विपरीत दिशा में, फिर इसके काउंटर वेलिंग चलती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आप पूछ लेगा कि नॉर्थ में धाराएं कैसे चलती हैं और साउथ में कैसे चलती है, उसके बीच में इक्वेटर के साथ साथ कौन सी धारा चलती है, ठीक। एक तो ये होता है कि आपकी जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं कि नॉर्थ में जो होती हैं वो काउंट मतलब कि क्लॉकवाइज चलती हैं, ऐसे इस दिशा में नॉर्थ में क्या करती है, क्लॉकवाइज चलती हैं, और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, ठीक। ये चीज आपको, तो जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे उतनी भी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण, अभी बताऊंगा कि जो सुनामी आई थी सुमात्रा और 2004 में, तो कैसे भारत को प्रभावित की थी, ठीक है। तो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे आपको बताया था, समस्थैतिक बताया था ना, सुस्थैतिक समस्थैतिक। समस्थैतिक जल अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करेगा, जब तक संतुलित कर रहा तब तक ठीक है, फिर उसके बाद जो जल कुछ मीटर ऊंची ऊंचाइयों पर उठेगा, फिर तरंग बंदरगाह की ओर आएगा, तट की ओर आएगा, तो वही चीज उसको सुनामी बोल देते हैं। तो भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके कारण परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे उठती। ज्वारी का मतलब क्या हुआ, ये तट है, जो धाराएं ज्वार की मतलब तट की ओर आएंगी उनको ज्वार, तट से पीछे जाएंगी तो उनको भाटा, ठीक है। तो कह रहे हैं तरंगी ज्वारी तरंगे उठ सकती हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी इसी कहते हैं जो जल तरंग बंदरगाह की ओर आती है, तट की ओर आती है, उनको हम सुनामी कहते हैं। सुनामी कैसा शब्द है, जापानी शब्द है, ठीक। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 मीटर प्रति घंटे की अधिक से गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो हमारा इंदिरा पॉइंट है लास्ट छोर, वो हमारा डूब गया था। अब इसके बारे में, इस सुनामी के बारे में मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि घटना क्या हुई थी। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि आपका जो ये भारत है, ठीक, ये आपका श्रीलंका है। मैं ज़्यादा वैसा चित्र मैप नहीं बना पाता, लेकिन नॉर्मल अरे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जो सुमात्रा वाला भाग होगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि एक बर्मा प्लेट है। आपको मैंने बताई थी कि 7 जो है वृहद प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं। इसीलिए मैं देखिए पहले चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट विद फ्यू क्लास भी आप देखिए, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 7 वृहद, अमेरिकन अर्थ साइंस के अनुसार नासा के द्वारा 7 वृहद प्लेटें बताई गई हैं। 200 के आसपास छोटी प्लेटें बताई गई। फिर और भी हजारों में संख्या, उनको नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको 7 पढ़ना है। लेकिन जो मुख्य प्लेटें, जैसे कि भारत के बारे में पढ़ोगे तो भारतीय प्लेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो। तो बर्मा प्लेट जो थी वो क्या थी कि भारतीय प्लेट जो है, भारतीय प्लेट का क्षेपण हो गया बर्मा प्लेट के नीचे। तो बर्मा प्लेट जो है अंदर चली गई, ऐसी ये प्लेट है,
यहाँ पर बताता हूँ। ये एक प्लेट ये है, ठीक है, एक प्लेट ये दोनों ऐसे पास में। अब क्या हुआ कि ये भारतीय इंडियन प्लेट है, ठीक, ये आपकी बर्मा प्लेट 20। अब क्या होगा कि ये भारतीय प्लेट का इसमें छेपड़ हो गया। जब छेपड़ होगा तो जल भी जो है इसके नीचे जाएगा तेजी से। जब जल जाएगा, इसके साथ क्या हुआ कि जल स्तर जो मतलब तट है, इनके पास से जल ऐसे आ गया, तो वहां के मछुआरों को एहसास हो रहा था कि यार जल जो है तट से दूर जा रहा है। फिर यक रूप से और भी जल इकट्ठा तेजी से गति करके वापिस आया। और वापिस आने के बाद जो ये तरंगे जो है, अब तो भूकंप आया, इसके कारण भी, भूकंप के कारण भी ऐसा हुआ। और कारण के कारण यहाँ जल जो है तट की ओर बहुत तेजी से आया और विनाश का कारण बना। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई, तो इसको जो है आप खुद भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं अगर पढ़ूंगा तो बात वही रिपीट होगी, सेम कारण यही है। तो बहुत भयंकर, मतलब अभी तक की जो है सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित करना, और भी अभी तक जो है पिछले 200-300 सालों में सब 5-6 बार ही ऐसी घटना हुई है, जिसमें 2004 की सुनामी मतलब बहुत बड़ा घटना थी। तो इसलिए जो है इसको हम मान सकते हैं। और भूकंप भी आया था, लगभग 9.1 रिक्टर स्केल का जो है भूकंप था, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना, आपको इसमें जो है कोई बात, इसमें कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब अभी कोई वो मतलब इतना महत्व भी नहीं है। लेकिन ये कि यूपीएससी में अप्लाइड फॉर्म में कोई ऐसी घटना होती है आसपास, सुनामी जैसी घटना किसी देश में होती है, तो हो सकता है लिंक करके पूछ ले। तो आप इनको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको आपदा प्रबंधन वगैरह में सहायता मिल जाएगी, आपदा पूर्व की घटना बताने में, ये सब चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने लगा रखी है। अब देखिए ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा मैंने बताया ही आपको कि यहाँ पर तो देखिए मैं सीमित बताऊंगा, यहाँ पर मैं कोई स्पेशल नहीं बताऊंगा कि ज्वार भाटा क्या होता है, ठीक है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। 6 घंटे 13 मिनट में धाराएं आती हैं और फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद पीछे जाती है। तो इस तरह से ये जो है ज्वार भाटा आता रहता है। जैसे ये तट है, ये तट है, यहाँ पर धाराएं ऐसे तट को टच करती हैं फिर पीछे चली जाती है, तो इसको हम ज्वार बोलते हैं, इसको हम पीछे जाने को भाटा बोलते हैं, ठीक। सर जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब इसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच जाता है तब जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो इसे भाटा कहते हैं, ठीक। आपको पता है, ये सारी चीजें मैंने बताई दी। अब मैं देखिए यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लघु ज्वार कब होगा कि जब समकोण की स्थिति में होगा, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। अब देखिए ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी, ये आपका सूर्य। तो सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सूर्य इतना दूर है कि पृथ्वी पर उतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पाता है कि उस पर जो है ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन फिर भी इतनी दूर होने के बावजूद भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसका लगता है, तो यहाँ का जल जो है ऐसे खींचता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि चंद्रमा भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, तो इसका प्रभाव जो है ज़्यादा पृथ्वी पर नहीं पड़ता, तो उस तरह से लघु ज्वार आता है, लघु ज्वार भाटा आता है, ठीक है। फिर बृहद ज्वार भाटा क्या होता है, मतलब कि इसमें जब सूर्य चंद्रमा एक सीध पर होते हैं, पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध पर होते हैं, तो ऐसा होता है। अब क्या होता है, सूर्य का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, पृथ्वी बल काम कर रहा है, और चंद्रमा का भी पृथ्वी बल काम कर रहा है, तो ये क्या होता है कि ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो यहाँ पर ध्रुवों पर ये जो जल है, ये आपका अंदर की ओर प्रवाहित होगा ये से, और यहाँ खींच जाएगा। फिर पृथ्वी भी तो अपने को बैलेंस करने का प्रयास करेगी, तो ये पीछे की ओर खींचेगा, ठीक है। तो वही होता है कि जब पृथ्वी, उसके साथ साथ पृथ्वी ऐसे घूम भी रही है पश्चिम से पूर्व, तो घूर्णन गति के कारण भी, जैसे रोज घूमती है तो एक रफ्तार में पृथ्वी चल रही, तो आपको जब आपको पता होगा कि जैसे आप जो है किसी पत्थर को एक धागे पर बांध करके उसको गोल 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 घुमाओगे, तो कोई भी फोर्स उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो क्या होता है कि जो आप गोल गोल उसको घुमाओगे तो पत्थर जो है बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसे बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये बाहर। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब अंदर की ओर आएगा तो सेंट्रीपिटल होता है, उसको अभी छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, पृथ्वी जब ऐसे से जाएगी तो जल क्या होता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वीय बल उसको खींचने का प्रयास, अंदर की ओर खींचने। आप कोई भी वस्तु होगी, आप हो गए, आप उछलते हो फिर नीचे आ जाते हो, तो गुरुत्वीय बल तो है। आपका घर टिका हुआ है जिसमें आप रह रहे हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, औद्योगिक स्थल है, सब तो टिके हुए, गुरुत्वीय बल पे टिके हुए। तो अब पृथ्वी ऐसे गोल है, अब आप कहोगे नीचे कैसे स्थित है, तो ये गुरुत्वीय बल की वजह से ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो फिर ये चंद्रमा पृथ्वी, तो इस तरह से भी घटना होती है। तो ये जो है स्पेशल ज्वार भाटा का जब मैं लेकर के आऊँगा तब अच्छे से बताऊंगा। अभी क्या है कि हमें एक सामान्य जानकारी सीमित, और आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी, तो वहाँ भी समझा देंगे। बाकी फ्यू मिनट की सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट वाली, तो वो सब चीज़ों में उसका भी बता देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये अमावस्या
और पूर्णिमा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा में जो है अलग सेशन अभी समझाने के लिए तो अभी भी समझा दूंगा, लेकिन अभी जो है समय ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन इसलिए जो है जब आप गलत लिख रहा है तो इसको, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत अभी नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए जो है अलग से सेशन लाऊंगा तो अच्छा समझा दूंगा। लेकिन है इम्पोर्टेंट, है इम्पोर्टेंट, इसको मैं इतने कहूँगा। अगर कहीं से आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लीजिए, बाकी मैं स्वयं इसके लिए कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा तो वहाँ तो समझा ही दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया समकोण की स्थिति में है, ठीक। यहाँ पर समकोण की स्थिति में होंगे तो लघु ज्वार, और जब एक सीध में होंगे तो ज्वार, बृहद ज्वार आते हैं, देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब महासागरीय धाराएं के बारे में पढ़ लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती, बिल्कुल सही है, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। आप कॉमन सेंस भी यूज करिए, भूमध्य रेखा पर क्यों गर्म होती है, ठीक। फिर ठंडी धाराएं ध्रुवों पर या उच्च अक्षांशों से उच्च कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, ठीक। जो ठंडी धाराएं होती हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों पर, मतलब कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी निम्न अक्षांश मतलब कि विषुवत रेखा हो गई, फिर ये आपकी जो कर्क रेखा हो गई, फिर ये आपकी ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय रेखा हो गई, फिर ये आपकी शीत ऋतु हो गई, ठीक। ये अब ध्रुवों से, अब ऐसे इधर भी मकर रेखा, शीतोष्ण कटिबंधीय रेखा, उपोष्ण वगैरह, अभी शीतोष्ण, ये सब चीजें होंगी। अब क्या होता है कि ध्रुवों से नीचे की ओर जो धाराएं आएंगी तो उनको क्या कहेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं ना, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की, मतलब कि ऊपर से उच्च से निम्न की ओर चलती हैं ऐसे, और निम्न वाली उच्च की तरफ चलती हैं, तो ठीक है। तो क्या हो कह रहा है, ये चीज भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, ठीक। ऐसे अभी बताएंगे, चित्र लगा उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधारा होती है, बिल्कुल सही है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है, बंदरगाह वगैरह, जैसे मान लो बंदरगाह है और यहाँ से गर्म, यहाँ पर क्या है, ध्रुवों के पास बंदरगाह है, और वहाँ पर वर्ष भर काम कैसे चल पाता है, ठंडियों में और ज़्यादा ठंडी बढ़ती है जब वहाँ पे, तो वहाँ पर काम जो है बाधित होते हैं, काम नहीं कर सकते, वहाँ के लोग जो काम करने वाले होते हैं वो काम नहीं कर पाते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि, सॉरी, ठीक है, होता क्या है कि जो ये गर्म जलधाराएं होती है जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी का एहसास करती है, तो यहाँ पर लोग काम करने की स्थिति में होते हैं, मतलब ठंड कम हो जाती है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, ठीक है। सतह का जिस स्थान पर गर्म और शीत ऋतु जलधारा मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, माना जाता है। जापान के आसपास उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, ठीक है। प्रश्न है, अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो है धाराएं कैसे नॉर्थ में क्या होते हैं, क्लॉकवाइज चलती हैं, देखिए ऐसे चल रही हैं ऐसे, और साउथ में क्या कह रहे हैं, ऐसे चल रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये आपको पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो रहा है कि जैसे ये विषुवत रेखी क्षेत्र है ये, ठीक है। अब पृथ्वी क्या कर रही है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक। अब क्या होता है कि एक तो उसको छोड़ दो। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो आपकी जो 30 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं और यहाँ पर मकर रेखा, इनके बीच में आपको पता होगा कि ये दक्षिण है, इससे सीधे ऐसे जलधारा ऐसे जाती है वायु राशि, या नॉर्थ से वेस्ट की ओर चलती हैं ऐसे। तो कुल मिला के धाराएं ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं ऐसे वायु राशियाँ, वायु, ठीक है, मतलब पवन, विंड जो होती है, हमने पश्चिमी वगैरह पढ़ी। अब क्या होता है कि ये आपकी धाराएं भी जैसे पवन चलेगी, अभी हमने पढ़ाई, तो धाराएं क्या होती है, जल को भी ऐसे समेटते हुए आगे निकलती है, तो ऐसे धाराएं भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, इसको हटा दें यहाँ पर, अब क्या होता है कि दोनों, जैसे ये एक धारा चल रही है पश्चिम से पूर्वी धारा, एक ये धारा चल रही है, ठीक, दोनों के बीच में जहां पर ये मिलेंगी तो ऐसे प्रति
विस्वती धारा, ये ऐसे घूमी और ये ऐसे घूमी, तो ये काउंटर वेलिंग ऐसे चलती, काउंटर करके, तो ये प्रति उसके विपरीत चलने वाली धारा होती है, इक्वाटोरियल विपरीत धारा। ये देखो लिखा हुआ विपरीत धारा, ठीक है, विस्वती विपरीत धारा, ठीक। अब क्या होता है इसके साथ साथ, अब क्या होता है यहाँ पर, अब ये धारा ऐसे भी हो जाती है, ऐसे कुछ धारा ऐसे चलते 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 इसको गल्फ स्ट्रीम बोल देते हैं। अब यहाँ पर से ठंडी जल धारा भी, अभी मैंने आपको बताया ना कि ध्रुवों से निम्न अक्षांशीय रेखा की ओर चलने वाली, ये विषुवत रेखा की ओर चलने वाली धारा है, तो लेब्राडोर जहाँ पर यहाँ मिलेंगे तो ये मत्स्य क्षेत्र बहुत अच्छा हो, मतलब कि मछली उत्पादन के लिए बढ़िया बैंक बन जाता है, ठीक है। अब क्या गल्फ स्ट्रीम है, ये आगे और बढ़ते गए तो उत्तरी अटलांटिक अपवाह इसको बोलते हैं, ठीक, स्ट्रीम। अब यहाँ पर बंदरगाह वगैरह है तो यहाँ पर गर्म जलधारा पहुंचेगी, इसको रेड से भी दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्म जलधारा, तो यहाँ के लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी, वो बंदरगाह के आसपास काम करने वाले लोग आसानी से काम को कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जलधाराओं के बारे में थोड़ा सा शो भी करा दूंगा, अगर कोई बेसिक प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे भी हो जाएगा, बाकी अलग से मैं सेशन लेके आऊँगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे अलग से लाना ही पड़ेगा। आप कमेंट करिए चाहे ना करिए, ठीक है। जो पढ़ रहा होगा उसके लिए इसको, मतलब मैं कुल मिला के इस एनसीईआरटी में महत्व को बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का महत्व कितना है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से भी धारा विषुवत रेखा से ऐसे चलती है। अब क्या होता है कि ऐसे चलती रहती, फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये पछुआ पवनें होती हैं, ये भी अपनी पवन चल रही है, तो अब ये साथ में ऐसे चल रही हैं, ये हमारे साथ में जलधारा इधर, अब ये साथ में ऐसे इसको धक्का दे देती, फिर ऐसे ये घूम जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, वेनेजुएला धारा इसको बोल देंगे, ठीक है। ये ब्राजीलियन धारा हो गई, फिर फॉकलैंड के आसपास से ये धारा अंदर घुसती है, ठीक है, फिर ये ऐसे धारा घूमती है, फिर इसको वेनेजुएलन धारा बोल, फिर इधर से ये धाराएं घुसी तो इसको अगोलहास की धारा बोल देते हैं, फिर पश्चिमी प्रवाह के साथ ऐसे घूमती हुई फिर इसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा हो जाएगी, फिर विस्वती धारा की ओर घूम जाएगी, फिर दक्षिणी विस्वती धारा हो जाएगी। इसी तरह से ऊपर भी चलती है, आपको मैंने बताया गल्फ स्ट्रीम एक कनेरियन भाग से ऐसे ठंडी जलधारा ऐसे आती है, फिर उत्तरी विस्वत रेखा से मिल जाती है, ऐसे चलती है, तो ये चक्र चलता रहता है। फिर यहाँ आईएससीओ जलधारा जापान के आसपास, फिर क्यूएससीओ धारा, ये सब पढ़ना है आपको, फिर उधर से आने वाली धारा होती है, फिर ये गर्म जलधारा होती है, दोनों मिलती है। तो ऐसे क्षेत्र जो है बंदरगाह, बाकी ये जो है अंटार्कटिका के दक्षिणी महासागर के आसपास, ये पश्चिम से ऐसे चलती रहती है धारा पछुआ पवनों के रूप में, तो पछुआ पवन चल रही है ना, इसलिए ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, अब यहाँ पर आपको कहोगे यहाँ क्यों नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पर जो है आप दक्षिण जो गोलार्ध है उसकी अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा कम है, महाद्वीप ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर महाद्वीपों की मात्रा कम है, मतलब महाद्वीप कम है और वो ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये मोटा मोटा समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर एक चित्र और लगा रखा है इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ सकते वो इंग्लिश में समझ लें, ठीक है। इसको गल्फ स्ट्रीम बोल रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई। अब मैंने इसको स्क्रीप ड्रिफ्ट, ये चीज़ मैं अलग से जब सेशन लेके आऊँगा तो इनको समझाऊंगा कि ड्रिफ्ट क्या होती है और स्क्रीप क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है महासागरीय धाराएं, प्रतिधाराएं, ये सब चीज़ें मैं अलग से लेकर के आपको बताऊंगा, ठीक। फिर इक्वेटोरियल काउंटर वेलिंग हो गई, इक्वेटोरियल, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ बताई। ये बेगुला धारा हो गई, ब्राजीलियन हो गई, ठीक। ये लेब्राडोर इधर से आ रही है और ये गल्फ स्ट्रीम इधर से मिल रही है, तो ये बैंक बन जाता है, ठीक। मछली उत्पादन क्षेत्र का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। फिर इसके बाद ये क्या होता है, ये धारा ऐसे जाती है, फिर ऐसे नॉर्वेजियन धारा हो जाती है, नॉर्थ गल्फ स्ट्रीम इसको बोल देते हैं एक तरीके से। तो ये धारा यहाँ पर बंदरगाह, फिर ये ग्रीनलैंड से आती है धारा, ये मिल जाती है इससे। फिर यहाँ पर बेंगुला धारा होती है, ये काउंटर आपकी इक्वेटोरियल के आसपास जो जलधारा चल रही होती है उसके साथ मिलती है, फिर नीचे ब्राजीलियन धारा बन जाती है, फिर नीचे नीचे साउथ अटलांटिक ये वगैरह चलती रहती है लगातार धारा, तो इसके साथ ये धक्का देती है, फिर इससे घूम जाती है। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी मोजाम्बिक चैनल के बाद ये अगुलहास की धारा मुझे मेडागास्कर के बगल से निकल जाती है, ये मेडागास्कर भाग है आपका, और ये बगल में मोजाम्बिक जलधारा आ गई, ठीक। इसी तरह साउथ इंडियन ये होगी, ये प्रवेश करती है, फिर इसी तरह से ये जो है ऑस्ट्रेलिया के तट से होते हुए फिर ऐसे आती है। तो इसके लिए अलग से सेशन लाएंगे तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक। अब एनसीईआरटी से संबंधित अब क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा ये रह गया, जहाँ ठंडी वही चीज़ में जलधारा आपस में मिलती है, वो कोहरे वाला मौसम होता है। अच्छा, जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलेंगी तो कोहरा का मौसम बन जाता है, ठीक। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा, अब कोहरा होगा तो गाड़ियाँ, जब आप रोड में जब कोहरा होता है तो गाड़ियाँ नहीं चल सकती, फिर वो तो समुद्र है, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो कुछ आइडिया नहीं पता चलता है। अब ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मतलब मैं यहाँ पर तेज़ी से बता के निकलूँगा, ठीक है, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को पूरा पढ़ चुके हो तो आप खुद भी कर सकते हो, रोक रोक करके आप खुद कर सकते हो, ठीक। बाकी अलग से हम PYQ सीरीज लेकर के आ रहे हैं 1-2 दिन में,
या 1 वीक के अंतर्गत। तो PYQ तो वहाँ पर PYQ खूब अच्छे से करा दिए, क्वेश्चन आपको भर भर के कराए जा रहे हैं। ये भर भर के क्वेश्चन जो हम करा देंगे, ये मान चलिए कि आपका UPSC पेपर तो निकलना तय ही है। अब मैं यहाँ पर दावा नहीं ठोक सकता, ठीक है, लेकिन आपको अच्छी स्थिति में पहुंचा देंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित होती है? तो वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, तीनों ही होगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? सागरीय जल की लवणता क्या है? सोडियम क्लोराइड की, ठीक। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों का, ठीक। समुद्री जलधारा इसको छोड़ दो, ये सही है। फिर उसके बाद वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, बिल्कुल सही है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की समकोण में होते हैं, ये गलत हो जाएगा। महासागरीय सतह का तापमान उच्च होता है, ठीक। बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ये सब गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कब आएगा, ठीक। वृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? पूर्णिमा बिल्कुल आते हैं, अमावस्या बिल्कुल आते हैं, दोनों दिनों, मतलब उन दोनों ऊपर से, ठीक है। इसको पूर्णिमा और अमावस्या को मैं अलग से सेशन लेके, जब चंद्रमा होता है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, तो पृथ्वी घूमती रहती है, उसके साथ चंद्रमा भी घूमता रहता है। तो इसमें जो एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर पूर्णिमा की स्थिति होगी, यहाँ पर अमावस्या की स्थिति, फिर पूर्णिमा, फिर अमावस्या, इस तरह से जो है चलता रहता है। तो इसको मैं अलग से जब बताऊंगा तो वो अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, मतलब कुल मिला के ये पृथ्वी है, चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा, ठीक है। एक स्थिति आती है जब नजदीक होता है, फिर दूर होता है, इस तरह से बनती स्थिति। उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं, बिल्कुल आएंगे। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं। चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, तब निम्न ज्वार भाटा आता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सही है? सत्य, ये याद रखना, तो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इनमें से कौन से लाभ है जो उच्च ज्वार से होते हैं, ठीक है। उच्च ज्वार में नौ संचालन में सहायता मिलती है, ठीक है। ये तो देखो उच्च ज्वार होंगे तो ये समुद्र है, ये तट है, तो समुद्र का जल स्तर, समुद्र की जो तरंगें हैं ये तट की ओर आएंगी, तो यहाँ पर कोई जहाज है तो बंदरगाह की ओर आएंगे, तो इसके नौ संचालन में सहायक मिल जाती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने, अब ये तरंगे जब नीचे आएंगे तो ये तट के पास आ जाएंगी, तो यहाँ पर मछलियां भी आ जाएंगी इनके साथ चल करके। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है जो मछुआरे होते हैं उनके लिए सहायता हो जाती है मछली पकड़ने में, तो ये लाभ हो जाएगा। इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न का, अब ये तट के पास जो धाराएं आई तो इसको रोक लिया जाता है, फिर उसके बाद फिर तेजी से बहा करके, टरबाइन लगा करके बहा करके फिर विद्युत उत्पादन कर लिया जाता है। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें सही हो जाएंगी तीनों। महासागरीय धाराओं के संबंध में कथनों पर असत्य कथन बताना है, ठीक है। असत्य ये चीज है। गर्भ महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही है। ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है ये चीज। असत्य पूछ रहा है। ठंडी धाराएं ध्रुवों, उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न धाराओं की ओर, ठंडी जो धाराएं होती है ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। लेब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण का मतलब होता है गर्म जलधारा होती, गलत। ये आपकी ध्रुवों से नीचे विषुवत रेखा की ओर आती है, तो इसलिए इसको हम गर्म जलधारा न कहकर ठंडी जलधारा होती है, तो यही कथन सही हो जाएगा। चौथा ही पढ़ लेते हैं। महासागरीय धारा आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। अभी मैंने नॉर्वेजियन धारा बताई कि वहां के बंदरगाहों को प्रभावित करती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? वह क्षेत्र जहाँ शीत जलधाराएं मिलती हैं, गलत। शीत और गर्म दोनों मिलेंगे। वह क्षेत्र जहाँ गर्म जलधाराएं मिलती है, गलत। वह क्षेत्र जहाँ गर्म जल शीत दोनों मिलेंगे, सही। समुद्र का वह क्षेत्र विषुवत रेखा के आसपास है, ऐसा कुछ नहीं है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति आपको पता ही होगा, जापानी भाषा से हुई है, तो इसको हम चौथा सही हो जाएंगे। बाकी चीनी, फ्रेंची, ये सबको। अब देखिए यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अब ये प्रश्न देखिए, अब देखिए प्रतिधारा है, विश्वती प्रतिधाराओं इक्वाटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुखी प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक। फिर दो विश्वती धाराओं का अभिसरण, कन्वर्जन, दो विश्वती धाराओं का जल में लवणता में अंतर। अब इनको धीरे धीरे पढ़ करके रोक के पढ़ा जाता है इन प्रश्नों को,
ठीक है, नहीं कि तुरंत लगा दी, क्योंकि चारों क्वेश्चन भी सही होने की संभावना रहती है। हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस तरह से मेरी आदत बन गई है, क्योंकि कथन दिया होता है हमेशा। विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला बेल्ट ऑफ, ये कुछ नहीं है। जल की लवणता में अंतर, इससे कुछ भी नहीं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये भी नहीं। इसका दो विषुवतीय धाराओं का, अब जैसे काउंटर वेलिंग, ये धारा एक चलती है विषुवत रेखा, मान लो ये है, एक धारा ये चली, दोनों क्या होती है, दोनों ऐसे मिलती हैं, ये दोनों मिलकर तो प्रति काउंटर ही ऐसे चलेगी, तो इसलिए ये दो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यार महासागरों में देखिए कितना इंपॉर्टेंट, 2015 में पूछा, 2015 में 2 सवाल। महासागरों समुद्रों में ज्वार भाटा किसके किनके कारण होता है या होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य का गुरुत्वीय बल बिल्कुल होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल बिल्कुल होता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती ना, इसका भी अपकेंद्रीय बल भी काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद केंद्रीय बल मैंने बता दिया ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह, तो इस तरह से तीनों सही हो जाएगा। चौथा, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये पूरा एनसीईआरटी देखो, बताओ एनसीईआरटी पढ़ने का महत्व है कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व जब कराएंगे तो क्यों नहीं निकलेगा तुम लोगों का एग्जाम यार, ये बताओ। अब क्वेश्चन पक्का इनमें से मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जो है, जो मेरी क्लास ले रहा है उसको पक्का हो जाएगा कहीं ना कहीं, जो है वो सिलेक्शन लेगा। 1-1.5 साल अगर ये सीरीज चलती रही, लगातार चलेगी, मतलब तो मैं करूँगा ही नहीं किसी हालत में। कोष्ण माने मतलब एक तरीके से उष्ण ही मान लो, उष्ण मतलब गर्म। ठीक, तो क्या होता है, मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ कोष्ण मतलब गर्म और शीत वायुमंडली नहीं। अब ये चीजें होती है, लोग कहते हैं यार शीत ठंडी दोनों मिले, ठीक यही तो है, वायुमंडल कह रहा है, ऐसे तो यूपीएससी अब क्यों रखा भटकाओ, तो यहीं पर तो सीखना हमको, यही प्रैक्टिस करते करते अब पीवाईक्यू से ज्यादा सीख पाओगे। बाकी टेस्ट सीरीज तो मैं टेस्ट सीरीज के बारे में क्या बताऊं, मैं टेस्ट सीरीज इतनी लगाता हूँ, इसके बाद भी जो है यूपीएससी को ये सब चीजें पता चल जाती हैं, सब पता रहती है, जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, उसके बाद भी जो है टेस्ट वगैरह देता हूँ, और कितने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से फंसते हैं मुझे ही पता है। ठीक है, और कॉमन सेंस वगैरह जो हम पीवाईक्यू लगा के सीखते हैं, उससे कितने मेरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये मुझे पता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व होते हैं, उससे नॉलेज भी बढ़ता है, कॉन्सेप्ट भी बढ़ता है। नॉलेज तो खैर इससे बढ़ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके इससे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन किस तरह की यूपीएससी पूछता है वो उनकी बराबरी यूपीएससी वाली जो टेस्ट सीरीज है ये नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है कोष्ण ये गलत हो जाएगा, यहीं पर आपको सीखना है। नदियाँ सागरों, अभी देखिए 8 महीने हैं, 8-9 महीने हैं, 7 महीने हैं। आप अगर अभी से जो तैयारी मेरे साथ करते रहोगे, प्रश्नों को 10-10, 12-12 प्रश्न भी करते रहोगे, तो आपका माइंड उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। इसलिए मैंने पीवाईक्यू खूब लगाया। नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित होता है, इससे क्या मत्स्य क्षेत्र होता है। कोष्ण शीत सागरी धारा है, सीधे यही सही हो जाएगा सी। महाद्वीपीय शेल्फ, ये सब गलत है। जो ना समझ में आए शब्दावलियां, वो शब्दावलियां कमेंट करिए, वहां पर उत्तर दिया जाएगा, ये अलग से सेशन लेके बता दिया जाएगा। 2012 में प्रश्न, 2013 में भी पूछा, फिर 2012 में। यहाँ पर मैंने लिख दिया घूर्णन, पहले बताया था ना, पृथ्वी का घूर्णन या आवर्तन, यही शब्द होते हैं। देखें, अब इंग्लिश में भी लिखा होगा, इंग्लिश मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, इंग्लिश में भी लिखा होगा, तो आप जब हिंदी को नहीं समझ पाओगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था जब मैं सॉल्व कर रहा था इसको, पीवाईक्यू वगैरह लगा रहा था, तब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को जो है हिंदी में अपना गूगल भी सर्च करिए, और साथ में जो मैं तो खैर बता ही दूंगा, मुझे यहाँ पर होगा तो यहाँ तो मैं 90% चीज़ें बता ही दूंगा। ठीक, बाकी आप जो है इंग्लिश को भी महत्व दीजिए, इसीलिए मैं इंग्लिश को बार बार बोलता हूँ। फिर वायुदाब और हवा बिल्कुल प्रभावित करती है। महासागरीय जल का घनत्व बिल्कुल प्रभावित। परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण जरूर प्रभावित करता है, घूर्णन इसी को परिभ्रमण बोल देते हैं, परिक्रमण प्रभावित नहीं करता। जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या होता है, ये सूर्य है, और पृथ्वी जो साल भर जो इसके चक्कर लगाई थी, ये वाली जो परिक्रमण होता है ये प्रभावित नहीं करता, घूर्णन प्रभावित करता है। जो रोज आप पृथ्वी घूम रही है उससे जरूर ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। तो इसमें कह रहा महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो आपका ये 4 नहीं होगा, तो 4 आप काटिए, ये कट गया, ये कट गया। अब आप 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तो इस तरह से 20 सही हो जाएगा। अब देखिए मेंस में प्रश्न पूछे गए, ठीक है। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी। अब समुद्री धाराओं को कौन कौन प्रभावित करता है, देखिए पीटी में ये सब चीजें लिखी गई। पीटी के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे 3 तो उत्तर ऐसे हो गए, इन्हीं को इलेबोरेट करके लिख दो, क्वेश्चन हो गया। इसलिए तो मैंने इसको बिल्कुल ऊपर ही रखा, ठीक है। समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं, विश्व मत्स्य उद्योग में इनके योगदान को बताइए।
अभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो समय बहुत लगेगा, इसलिए मैं एक PYQ की अलग सीरीज चलेगी, उस पर हम मेंस के भी क्वेश्चन देंगे, आप सॉल्व करके दीजिए। तो जो शुरू के 10 लड़के बच्चे आएंगे तो उनके लिए जो है फ्री होगा, मैं फ्री कॉपी चेक करके दूंगा, या सभी के साथ न्याय किया जाएगा। तो एक मॉडल उत्तर बना करके दे दिया जाऊंगा, आप स्वयं चेक, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे अब या तो ये हो सकता है कि मुझे कुछ जो है पैसे लेने पड़े आप लोगों से, वो मैं अभी करना नहीं चाहता ये सब चीज़ें। तो पैसे लेकर के कुछ मेरे मित्र हैं जो इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, मतलब मेंस वगैरह दे रहे हैं, इंटरव्यू अगर उनका हो जाता फाइनल तब तो कोई खैर बात ही नहीं, ईश्वर करे हो ही जाए। अगर किसी कारणवश अगर नहीं होता तो उनमें से कुछ मित्रों को मैं बोल दूंगा कि भाई कुछ उत्तर वगैरह आप चेक कर दिए, कुछ मैं चेक कर दूंगा। तो एक सेशन चला के फिर उसके लिए तो भाई उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये काम जो है करने के लिए आपको सहयोग बाद में देखा जाएगा, खैर वो अलग की चीज़ है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए एक उत्तर को महत्व, इसलिए यहाँ पर लगाया, इसके महत्व को समझिए। महासागरीय धाराएं जल राशि है। जल राशि क्या होती है, किसी को पता हो कमेंट करके बताइए। जल राशि जितना भी जल होता है, मतलब वाटर बॉडी, उसी को बोलते हैं जल राशि। सो चाहे झील में हो, समुद्र में हो, तट में हो, कहीं भी हो। समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर, इसके समुद्री जीवन पर, मतलब महासागरीय धाराओं का, जल राशियों का समुद्री जीवन पर, तटीय पर्यावरण पर। तटीय पर्यावरण मैंने बताया नॉर्वेजियन धारा बंदरगाह को प्रभावित करती है। आर्थिक महत्व के लिए भी, आर्थिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण जलधारा बन जाती है। कौन सी, नॉर्वेजियन या नॉर्थ ड्रिफ्ट अटलांटिक वाली जो धारा होती है, ठीक है। अपने प्रभावों से किस प्रकार परस्पर भिन्न उपयुक्त उदाहरण, अब इसके बारे में इलैबोरेट करके लिखना है यार। जब आप प्रैक्टिस करोगे, रोज आप दो चार क्वेश्चन लिखोगे तो ये प्रैक्टिस में आराम से क्वेश्चन लिखे जा सकते। 2019 अब मेंस कहे तो कठिन है, मेंस मुझे तो बिल्कुल कठिन नहीं लगता। महासागरी यहाँ पर हा बड़ा होगा, महासागरी लवणता में भिन्नता की लवणता। अब देखिए, अब मैंने पहले बताया कि अब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब इलेबरेट करके लिखना है यार। अब यहाँ पर तो आपको ये शब्दावली नहीं मिलेगी ना, अब उस लेवल आप 7th क्लास के एनसीईआरटी से ये उम्मीद करते हो कि मुझे शब्दावली मिल जाए और मैं इसका उत्तर भी लिख लूँ। तो इसके लिए तो फिर थोड़ा सा एफर्ट आपको 12th वगैरह तक की पढ़नी पड़ेगी, वो खैर मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। भिन्नता के कारण बताइए क्यों ऐसा होता है। तो इसके बारे में सिर्फ आपको पॉइंट लिखना है कि एक विषुवत रेखा पर होता है, फिर आपको जो है ध्रुवों पर होता है, फिर आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके प्रेसिपिटेशन के बारे में, संवहनी तरंग के बारे में बता देना है। ये सब 3-4 पॉइंट लिख करके इसके बहुयामी प्रभाव के, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, डेड सी का भी उदाहरण आप डाल सकते हैं थोड़ा बहुत। फिर महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। महासागरीय धाराओं के उत्तरदायी, महासागरीय, अब यहाँ पर देखो महासागर लिखा हुआ था, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा, ये सेम वही क्वेश्चन लिखा हुआ उसी, तो यहाँ पर महासागर, तो इसको महासागरीय होगा। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत सारी शब्दावली यूपीएससी मेन पेपर तो इंग्लिश में बनता है ना, उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये यूपीएससी सुधार कर ले कि हिंदी के अलग क्वेश्चन बनाए जाए, इंग्लिश के अलग, सेम क्वेश्चन हो लेकिन उसके लिए एक ट्रांसलेटर बैठा के अगर ऐसा काम कर दिया जाए तो ज़्यादा सावधानी। हालांकि अब काफ़ी हद तक सही होने लगा है, ठीक है। खैर हमें वो सब चीज़ें अलग की बातें हैं, लेकिन हमें जो मेन चीज़ है हमें पढ़ना है कुल मिला के। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। वे प्रादेशिक में क्षेत्रीय, जलवायु, समुद्री जीवन और नौचालन के लिए। देखिए पीटी के सारे सवाल हैं यार, पीटी जो मैंने सवाल अभी एनसीईआरटी कराया 19 में से ये सवाल को अच्छे से इलेबरेट कर लोगे, आराम से आंसर लिख लोगे। अब मैं खुद भी कराऊंगा, आप इस चीज़ को विश्वास मानिए, अगर आप लोग साथ देंगे तो बिल्कुल ये सीरीज चलेगी। बस ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।